एवरीवन फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे नई कविता व समकालीन कविता। ठीक है फ्रेंड्स, इस टॉपिक के अंदर हम प्रस्तावना, प्रयोगवाद और नई कविता का संबंध, नई कविता और नई कविता का अर्थ और स्वरूप। ठीक है फ्रेंड्स, नई कविता की प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं, जिसके अंदर मध्यवर्गीय मनुष्य की अनुभूतियाँ, आस्था का स्वर, क्षण के सत्य का स्वीकार, व्यष्टि और समष्टि। ठीक है, व्यष्टि यानी व्यक्ति होता है और समष्टि यानी समाज होता है। सामाजिकता और यथार्थ का ग्रहण, व्यंग्यशीलता, राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता, राजनीतिक चेतना, परिवर्तित मानव मूल्य, सौंदर्य चेतना, नई कविता में नारी। ठीक फ्रेंड्स, इन सारी प्रवृत्तियों को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं नई कविता व समकालीन कविता की प्रस्तावना। ठीक है फ्रेंड्स, प्रस्तावना। आधुनिक कविता के इतिहास में जो काव्य धाराएं समय की कोख से जन्मी है, उनमें सबसे अधिक मान नई कविता को मिला और उससे कुछ ही कम छायावाद को कुछ कम इसलिए कि कल्पना के कालांतर में अधिक समय तक नहीं भटका जा सकता है। हमें उससे मिलकर यथार्थ की ठोस धरती पर आना ही होता है। नई कविता हमें इसी जमीन पर ले आई है। फिर ठोस जमीन पर न तो फिसलने का भय रहता है और न ही नीचे धंसने का, अतः वही अपेक्षाकृत अधिक देर तक खड़ा रहा जा सकता है। जहाँ हम सबसे कम ठहरे हैं वह जमीन प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की है, या फिर छायावाद को ठीक पीठ पर उतरने वाली मस्ती की वह जमीन है जिसे कुछ समीक्षकों ने हालावाद का नाम भी दिया है। प्रगतिवाद की धरती जीवन के बीच की धरती होते हुए भी विज्ञापनी वृत्ति और मार्क्सीय सिद्धांतों से पटी पड़ी थी, तो प्रयोगवाद की वैचित्र्यवाद की चौंकाने वाली छवियों से। रही मस्ती, खुमार और नशे की उस धरती की बात जहाँ प्रणय का रंग मस्ती के अल्कोहल से मिलकर नारी शरीर के उत्तरी दक्षिणी ध्रुवों को सौंदर्य के शराबी पैमाने से नाप रहा था। उसके संबंध में इतना कहना काफ़ी होगा कि मस्ती का नशा यथार्थ के ताबड़तोड़ झटकों से पल मात्र में ही उतर जाता है। निश्चय ही हमें ऐसी धरती चाहिए जिसका आकार विशाल हो, नींव मजबूत हो तथा जिस पर सौंदर्य का काश्मीर भी झलकता हो और जीवन के कटु तिक्त अनुभवों के अभ्र भेदी शिलाखंड जीवन की कटुता, भयंकरता, विडंबना और विसंगतियों का एहसास भी कराते हों। यही यथार्थ की जमीन है और इसी पर अधिक समय तक रुका जा सकता है। जाहिर है कि हम यहीं अधिक रुके हैं और आज जब इतना अधिक समय व्यतीत हो चुका है तब भी हम इसके आसपास ही चक्कर लगा रहे हैं, कभी कुछ दाएं तो कभी कुछ बाएं या कुछ आगे। यही नहीं, कविता की भूमि है जहाँ कुछ एक साठोत्तर अथवा समकालीन कवियों ने उत्खनन करके कतिपय नए मूल्य और प्राप्त कर लिए हैं। विश्वास किया जा सकता है कि आगे इस जमीन के गर्भ में छिपी शक्तियों और उनसे प्रेरित भावानुभूतियों का अधिकाधिक विस्तार किया जाता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब प्रयोगवाद और नई कविता का संबंध क्या है। ठीक है, प्रयोगवाद के ठीक बाद नई कविता आई है, तो इन दोनों का संबंध क्या है उसको हम पढ़ेंगे। नई कविता का बीज प्रयोगवाद में निहित है, अतः 1950 के बाद से नई कविता का प्रारंभ माना जा सकता है। यह वह वर्ष था जबकि नई कविता का बीज अंकुरित होकर लहलहाने लगा था। प्रयोगवादी कविता में पनपने वाली प्रवृत्तियाँ खुले, व्यापक किंतु स्वस्थ रूप में दूसरे सप्तक या उसकी समकालीन रचनाओं में मिलती हैं, जिसे नई कविता की अभिधा प्राप्त है। उसकी पृष्ठभूमि में भी प्रयोगशील प्रवृत्तियों का विशेष हाथ है और इस बिंदु से हम नई कविता को प्रयोगवाद का स्वस्थ और संतुलित विकास कह सकते हैं। गिरिजा कुमार माथुर और बालकृष्ण राव छायावाद के पश्चात लिखी गई समस्त कविता को नई कविता के अंतर्गत समझते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा और नामवर सिंह इसे प्रयोगवाद का छद्म रूप स्वीकार करते हैं।
तो नरेश मेहता और श्रीकांत वर्मा इसे प्रयोगवाद व प्रगतिवाद से सर्वथा भिन्न प्रयत्न मानते हैं। वस्तुतः संपूर्ण छायावादोत्तर काव्य को नई कविता की अभिधा प्रदान करना फैलाव का परिचायक है, जिसमें बिखराव की अधिक गुंजाइश है। नई कविता को प्रयोगवाद का छद्म नाम बताने वाले भी उसी सत्य की ओर संकेत करते हैं जिसमें प्रयोगवाद और नई कविता को एक समझा गया है। असलियत यह है कि ये दोनों पूरी तरह एक नहीं हैं, दोनों में सूक्ष्म अंतर है। प्रयोगवाद शिल्पगत प्रयोगों के रूप में नई कविता की एक विशिष्ट प्रवृत्ति की ओर ही संकेत करता है, जबकि नई कविता में एक स्वस्थ जीवन दृष्टि भी मिलती है। प्रयोगवाद एक ऐसा पौधा है जिसकी शाखाएं व पत्तियां काट छांट के अभाव में मनमाने ढंग से फैलती जा रही थी, जबकि नई कविता एक कटी छटी सजी संवरी लता है जिसमें व्यवस्था है, संतुलन है और है यथार्थ का रस खींचकर हरी भरी बने रहने की उमंग। फिर ऐसी स्थिति में नई कविता प्रयोगवाद का छद्म नाम न होकर संशोधित रूप है, जो अपने में संतुलित जीवन दृष्टि और प्रयोगवाद की प्रयोगशील वृत्ति लिए खिलता रहा है। प्रयोगवाद में बौद्धिकता का बेमानी अतिरेक था, रसहीनता थी, चमत्कृति विशेषीकरण की वृत्ति, काम जनित कुंठाओं, निराशाओं, अतृप्तियों और घोर वैयक्तिकता का संदर्भ था। तो नई कविता रागदीप्त, रसनीय, सामाजिक और आस्थावादी है। यह जीवन की कविता है, जीवंत कविता है। इसमें मानव जीवन की सरस विरस, राग विराग, आसक्ति अनासक्ति, हर्ष विषाद, आस्था नास्था और यथार्थमयी दृष्टि है। प्रयोग वैचित्र्य नवीन, ताजे और संयमित शैल्पिक प्रयोगों में बदल गया है। अतः अपनी नवीनता की सुरक्षा करती हुई नई कविता प्रयोगवाद से आगे की स्वस्थ और संतुलित भूमिका पर खड़ी है। यो नई कविता को प्रयोगवाद से सर्वथा भिन्न प्रयत्न भी मानना ठीक नहीं है। प्रत्युत यह ठीक मालूम पड़ता है कि नई कविता प्रयोगवाद का स्वस्थ और संतुलित दिशा में किया गया एक ऐसा विकास है जो प्रगत्योन्मुखी संवेदनाओं को साकार कर नए मार्गों की ओर अग्रसर हुआ है। इसका गोत्रीय संबंध प्रयोगवाद से ही है। अतः हम कह सकते हैं कि नई कविता ऐतिहासिक भूमिका पर प्रयोगवादी परिवार की ही सदस्य हैं, किंतु गहन सामाजिक वस्तु और शिल्प की नवीनता के कारण उसका वर्चस्व सघन, प्रभावी और अलग से रेखांकित करने योग्य है। नई कविता का अर्थ क्या है और इसका स्वरूप क्या है, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे। तो नई कविता आज के युग की कुक्षी से उत्पन्न काव्यधारा है। उसे बाह्य प्रभाव मात्र कहना युक्ति संगत नहीं जान पड़ता है। समाज के ढांचे में पर्याप्त परिवर्तन हो जाने के कारण आज का नया कवि उसके साथ बड़ी सतर्कता से संबंध जोड़ रहा है। संबंध जोड़ने की इस प्रक्रिया में उसने उसकी यथार्थ एवं स्थूल समस्याओं को स्वीकार करने में संकोच नहीं किया है। उसने यह अनुभव किया है कि कविता के माध्यम से जो भी कहा जाए वह पाठक के यहाँ विश्वसनीय बन जाए, वह उसकी चेतना के अनुरूप हो, उसमें गहरे तक समाया रहे। मानव को सही रूप में पहचानने और उसकी दैनंदिन समस्याओं के प्रति सतर्क रहने से ही नए कवि ने काव्यगत काव्य को नए ढंग से अपनाया है तथा नए विषय और नई कथन की पद्धतियों को जन्म दिया है। नई कविता के लिए परिभाषा का प्रश्न जटिल है। कुछ गहराई से विचार करें तो यह कहा जा सकता है कि कोई भी परिभाषा अपनी सीमित और संकीर्ण परिधि से घिरे होने के कारण पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकती है और न उन सभी तत्वों को समग्रता से व्यक्त कर सकती हैं जो किसी भी काव्यधारा में समाहित होती हैं। परिभाषा से एक लाभ अवश्य हो सकता है कि अनेक परिभाषाओं के प्रस्तुत होने पर तद विषयक अनेक मूल्यवान तथ्य सामने आ सकते हैं। नई कविता के संबंध में भी अनेक विद्वानों ने अपने अपने ढंग से विचार व्यक्त किए हैं। कुछ इस प्रकार हैं। सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है कि नई कविता में मानव भावना को छायावादी सौंदर्य के धड़कते हुए पलने से बलपूर्वक उठाकर उसे जीवन समुद्र की उत्ताल लहरों में पेग भरने को छोड़ दिया है, जहाँ वह साहस के साथ साथ दुख सुख और आशा निराशा के प्रतिघातों में बढ़ती हुई युग जीवन के आंधी तूफानों का सामना कर सके। अंतर्वेदना से
मुक्त होकर सामाजिक व्यथा के अनुभवों से परिपक्व बन सके। नई कविता विश्व वर्चस्व से प्रेरणा ग्रहण करके तथा आज के प्रत्येक पल बदलते हुए युग पट को अपने मुक्त छंदों के संकेतों की तीव्र मंद गति लय में अभिव्यक्त कर युग मानव के लिए नवीन भावभूमि प्रस्तुत कर रही है। मुक्तिबोध के अनुसार नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। लक्ष्मीकांत वर्मा ने लिखा है कि नई कविता आज की मानव विशिष्टता से उद्भूत उस लघु मानव के लघु परिवेश की अभिव्यक्ति है, जो एक और आज के समस्त तिक्तता और विषमता को तो भोग ही रहा है, साथ ही उन समस्त तिक्तताओं के बीच अपने व्यक्तित्व को भी सुरक्षित रखना चाहता है। वह विशाल मानव प्रभाव में बहने के साथ साथ अस्तित्व के यथार्थ को भी स्थापित करना चाहता है, उसके दायित्व का निर्वाह भी चाहता है। डॉक्टर धर्मवीर भारती की नई कविता विषयक मान्यता इस प्रकार है। नई कविता प्रथम बार समस्त जीवन को व्यक्ति या समाज इस प्रकार के तंग विभाजनों के आधार पर न नापकर मूल्यों की सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का प्रयास कर रही है। यदि हम उन गहन आंतरिक मूल्यों को समझने की चेष्टा नहीं करते तो हम नई कविता की प्रकृति को समझने में भूल कर सकते हैं। डॉक्टर गिरजा कुमार माथुर के शब्दों में मौजूदा कविता के अंतर्गत वे दोनों ही बातें कही जा रही हैं, जिनमें एक ओर या तो शैली शिल्प और माध्यमों के प्रयोग होते रहे हैं या दूसरी ओर समाजोन्मुखता पर बल दिया जाता रहा है। लेकिन नई कविता हम उसे मानते हैं जिनमें इन दोनों के स्वस्थ तत्वों का संतुलन और समन्वय हो। कविता में वस्तु और शैली की हम कोई वर्णाश्रम व्यवस्था मानने के पक्ष में नहीं है। उपयुक्त कथनों की विवेचना से नई कविता का अधिकांश रूप स्पष्ट होकर सामने आ जाता है। इन कथनों में जहाँ एक ओर नई कविता को परिभाषाबद्ध करने की प्रवृत्ति है, वहीं दूसरी ओर उसकी प्रवृत्तियों की सांकेतिक अभिव्यक्ति भी है। वस्तुतः नई कविता युगीन संदर्भों में आधुनिक भावबोध और सौंदर्य बोध के स्तर पर खड़े मानवीय परिवेश को पूर्ण वैविध्य के साथ नए शिल्प में प्रस्तुत करने वाली काव्यधारा है। वह प्रत्येक क्षण लघु मानव और समकालीन जीवन से प्रेरित अनुभूतियों को मुक्त छंद की पीठ पर नई टेक्निक में पाठकों तक संप्रेषित कर आस्वाद्य बना रही है। उसने तुच्छ से तुच्छ, महान से महान, बाह्य और आंतरिक, चेतन और अचेतन आदि सभी क्षेत्रों से प्रेरित अनुभूतियों को यथार्थ वाहिनी भाषा और शैली के खोल में लपेटकर अभिव्यक्ति के द्वार पर ला खड़ा किया है। ठीक है फ्रेंड्स, और अब हम पढ़ेंगे नई कविता की प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो नई कविता की भाव क्षेत्रीय विशेषताओं में मध्यवर्गीय समाज के अंतर्गत सांस लेने वाले मनुष्य की भावानुभूतियों, सौंदर्य चेतना, प्रणयानुभूति, समस्याकुलता और इनसे ही संबद्ध प्रवृत्तियों को लिया जा सकता है। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित रूप में विवेचित की जा रही हैं। ठीक है, नई कविता की जो पहली प्रवृत्ति है वो है मध्यवर्गीय मनुष्य की अनुभूतियाँ। ठीक है, मध्य वर्ग के मनुष्य की कौन कौन सी भावनाएं हैं। ठीक है, तो नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति मध्यवर्गीय मनुष्य की भावानुभूतियों से जुड़ी हुई है। बदलती दुनिया में मनुष्य कितना संकटग्रस्त, पीड़ित और विवश हैं, इसकी खुली व्यंजना नई कविता में उपलब्ध होती हैं। जीवन में सर्वत्र असंतोष, अनिश्चय और दुविधा व्याप्त है। घर से लेकर बाहर समाज तक जहाँ भी मध्यवर्गीय मनुष्य है, वहीं वह रुग्ण और असहाय है। वह अपनी ही आवाज़ों के घेरे में गिर गया है। फलतः उसे उसकी ही आवाज़ हर प्रकार से अनजानी लगती है। चाहे दुष्यंत कुमार हो, चाहे अज्ञेय, चाहे मुक्तिबोध हो, चाहे गिरजा कुमार माथुर या सर्वेश्वर, सभी की कविताएं इस घेरे में कैद, विवश और चिंता विजड़ित मनुष्य की स्थिति को व्यक्त करती हैं। फलतः कभी यह कहकर रह जाता है कि यूं बीत गया सब, हम मरे नहीं, पर हाय कदाचित जीवन भी रह न सके। ये अज्ञेय जी ने कहा है। भारती इसी अनिश्चय, द्विविधा और संकट क्षण को झेलते हुए पराजय का गीत गाते हैं, तो दुष्यंत आवाज़ों के घेरे लिखते हैं। मध्यवर्गीय मनुष्य की पहली चिंता यह रही है कि वह इन बदलती स्थितियों में कहीं रहे,
किसका संबल ग्रहण करे, जीने की चाह अमिट है। वह त्रासद पीड़ा सहकर भी मात्र निराशा या पराजय उसे स्वीकार नहीं है। वह आस्था का आलोक जगाना चाहता है ताकि उसके प्रकाश में वह धुंधलाए पथ को भी पा सके। इसी कारण नई कविता में जीवन के प्रति आस्था व्यक्त की गई है। उसकी दृष्टि दर्शन में जीवन के प्रति प्रतिशोध भाव नहीं है, स्वीकार का भाव है। जो दूसरी जो प्रवृत्ति है नई कविता की, वो है आस्था का स्वर। ठीक है, आस्था का स्वर। नए कवि की दृष्टि स्वीकारात्मक है और इसके पीछे निश्चय ही उसकी जिज्ञासा है। यही कारण है कि नया कवि जीवन को उसके असली किंतु पूर्ण रूप में जीने का अभिलाषी है। इसी अभिलाषा में वह बावजूद अनेक विडंबनाओं के आस्थामयी वाणी में कहता है, रात पर मैं जी रहा हूँ निडर, जैसे कमल, जैसे पंथ, जैसे सूर्य, क्योंकि कल भी हम लिखेंगे, हम उगेंगे और वे सब साथ होंगे आज जिनको रात ने भटका दिया है। जीवन के प्रति विश्वास का यह स्वर न केवल भारती में है अपितु प्रायः सभी शीर्षस्थ कवियों में है। जीवन के प्रति आस्था लेकर चलने वाले अज्ञेय, नरेश मेहता, गिरिजा कुमार माथुर और भारती व विजय देव नारायण शाही आदि सभी व्यक्ति के प्रति भी आस्थावान हैं। अज्ञेय तो मूलतः आस्थावादी ही है। हम में तो आस्था है, कृतज्ञ होते, हमें डर नहीं लगता कि उखड़ न जावे कहीं। प्रताप नारायण त्रिपाठी मानसिक उद्वेलन में भी व्यक्तित्व के लिए अटूट आस्था लिए जी रहे हैं। आस्था का यह भाव लघुत्व में भी थका नहीं है। भारती टूटा पहिया लेकर भी लघुत्व के प्रति आस्थावान है, तो सर्वेश्वर ने इसी आस्था को थर्मस कविता में यों वाणी दी है, तो यह नगण्य अस्तित्व तक किसी के कंधे पर भार नहीं होगा। थर्मस से हम सब हर भावी यात्रा के प्यासे क्षणों का अभिलाष भाल चूमेंगे। नई कविता निराशा, पराजय और विवश स्थितियों से ऊपर उठकर यदि आस्था के साये में जा मिलते हैं तो आस्था ने उसे कर्मठता का मंत्र भी दिया है। इतने पर भी यदि कोई कहे कि नई कविता कुंठा, पराजय और निराशा के कारण मरणधर्मी हो गई है, तो उसे जीवन सत्य की बोधक इन पंक्तियों को पढ़ना चाहिए। ध्यान रहे कि ये पंक्तियाँ हर कवि का प्रतिनिधित्व करती हैं, अतः कर्मठता का यह संदेश मात्र संदेश या प्रचार स्वर नहीं है, यह तो जीवन की काली हदों को चीर कर सूर्यवत उदित हुआ है। कर्मरत हो, स्वप्न मत देखो, कहीं उन्माद रह जाए न भोरों का, निरर्थक गीत उद्दीपन। इस गली के छोर पर बुनियाद डालो, कोठरी में दीप की लो, सेंकती ठंडा अंधेरा, इन्हीं परतों में कहीं सोया हुआ है रूप का घोरा सवेरा। जो अगली जो प्रवृत्ति है नई कविता की, वो है क्षण के सत्य का स्वीकार। नई कविता की एक प्रवृत्ति क्षण के सत्य को पकड़ने की रही है। क्षण बोध नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। यह बोध शाश्वत बोध का विरोधी अर्थ नहीं देता है, अपितु शाश्वत को पकड़ने की यथार्थ प्रक्रिया है। क्षणों में विभक्त जीवन, उसकी व्यथा, उसका उल्लास, क्षणों में लक्षित मनोस्थिति और क्षणों में स्फुर्जित कोई भी सत्य छोटा नहीं है। अनुभूति विरहित, पीड़ाहीन इतिहास असत्य है, अमहत्वपूर्ण है। अतः नई कविता अनुभूति प्रेरित गहरे क्षणों, प्रसंगों और स्थितियों को उसकी समग्र आंतरिकता के साथ पकड़ती है। यही कारण है कि जीवन के छोटे से छोटे, सामान्य से सामान्य और विशिष्ट से विशिष्ट प्रसंग क्षण नई कविता में नया अर्थ पा रहे हैं। वस्तुतः नई कविताएं कुछ क्षणों, प्रसंगों और लघु दृश्यों को आकार प्रदान करती हुई कतिपय संगत असंगत बिंबों के माध्यम से क्षणों की परिधि में जीवन के समूचे उफान को बांधने का सफल प्रयास करती हैं। ये क्षण और प्रसंग आयाती नहीं है जैसे कि कुछ समीक्षकों की मान्यता है, अपितु समसामयिक परिवेश की उपज है। नई कविता में क्षणबोध का विकास दर्शन की भूमिका पर हुआ है। इस दर्शन के आधार पर प्रत्येक क्षण की स्वतंत्र सत्ता है। इस कारण प्रत्येक क्षण का महत्व है। मनुष्य क्षणों की पृथकता में से उन सभी को अपनाता है जो ग्राह्य भी हैं और अग्राह्य भी हैं। कारण उसकी मान्यता है कि जो क्षण जिस रूप में सामने आता है दोबारा उसी रूप में सामने नहीं आ सकता है।
इस आधार पर अतीत, वर्तमान और भविष्य व तीनों का संगम क्षणबोध के बिंदु पर हो जाता है। इस दृष्टि से प्रत्येक क्षण अपने में संपूर्ण है और यथार्थ की गतिशीलता में अभिन्न है। अज्ञेय की पंक्तियां हैं। एक क्षण क्षण में प्रवहमान व्याप्त संपूर्णता इससे कदापि बड़ा नहीं था। महाबुद्धि जो पिया था अगस्त्य ने, आज के इस विविक्त अद्वितीय क्षण को पूरा हम जी लें, पी लें, आत्मसात कर लें। उसकी विविक्त अद्वितीयता में शाश्वत हमारे लिए यही है, अजीर है, अमर है। काल अनंत और असीम है और संसार क्षण भंगुर है, अतः क्षण भंगुर संसार के प्राणी का क्षण भोगी हो जाना स्वाभाविक है। मुक्तिबोध की कविता में भी यही भाव व्यंजित है। कीर्ति चौधरी की कविताओं में भी कई दिनों के चिंतन और संघर्ष के पश्चात निरीक्षण में डूब जाने की भावना प्रबल है। रविंद्र समर की क्षण दर्शन कविता में भी यही भाव व्यंजित हुआ है। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने घनीभूत क्षण का अचानक उद्गम नहीं माना है। उनकी दृष्टि में कितने ही क्षण हैं, कितनी ही स्थितियां हैं जो प्रत्यक्षतः असंबद्ध लगती हैं, पर कुल मिलाकर हमारे चेतन अर्ध चेतन मन में लहर पर लहर इस एक बिंदु को उभारती रहती है और संपूर्ण जीवन प्रक्रिया एक क्षण से संबद्ध हो जाती है। भारत भूषण अग्रवाल ने क्षण की महत्ता प्रतिपादित करते हुए लिखा है, क्रोध तो अभिव्यक्ति है, मात्र अभिव्यक्ति क्षण ही उसका स्वभाव है। नई कविता में व्यक्त क्षण बोध का दोहरा परिणाम सामने आया है। एक तो भोगवादी प्रवृत्तियों के अनुरूप और दूसरे वर्तमान के प्रति असंतोष युक्त ममत्व प्रदर्शन में। नई कविता की अगली जो प्रवृत्ति है वो है व्यष्टि और समष्टि। फ्रेंड्स, यहाँ व्यष्टि का अर्थ व्यक्ति से है और समष्टि का अर्थ समाज से है। ठीक है, मानव को महत्व देने की शुरुआत बहुत पहले ही हो गई थी, किंतु आधुनिक युग में प्रगतिवादियों ने उस विशेष महत्व नहीं दिया, बावजूद इसके कि वहाँ मानव को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखा गया। नई कविता में पहली बार मनुष्य को उसके व्यक्तित्व के साथ प्रस्तुत किया गया है। यह नई कविता की उल्लेखनीय विशेषता है। यहाँ पर व्यक्ति समर्पित न होकर अपनी स्थिति के प्रति सतर्क है। मनुष्य का अस्तित्व रक्षण, स्वाभिमान और नए मानदंडों की प्रस्थापना आदि कुछ ऐसे मूल्य हैं जिनसे उसे अहमवादी या अभिधा प्राप्त हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अपने अस्तित्व का उद्घोषक नया मानव अहम को स्वीकारता है, किंतु यह भी अविस्मरणीय है कि यह अहम अभिमान और उच्छृंखलता का पर्याय नहीं है। यह तो निश्चय ही यथार्थ बोध का प्रतिपादक है। जब यही अहम संशोधित होकर हमारे सामने आता है तो व्यक्ति के विकास में सहायक होता है। इसी आधार पर राह प्रतिपादित हो जाता है कि अहम कोई ऐसी वृत्ति नहीं जो समाज विरोधी हो। नव मानव में व्याप्त अहम का समाज या सामाजिक उन्नति से कोई विरोध नहीं है। यही कारण है कि नई कविता में जिस अहम को स्वीकृति प्राप्त है वह समाज के प्रति विसर्जित हो जाता है। इस कविता में अहम भावना का प्रकाशन कई स्तरों पर हुआ है। कहीं व्यक्ति सत्ता के कारण, तो कहीं मानव मर्यादा की रक्षा स्वतंत्रता के कारण और कहीं आत्मविश्लेषण के कारण अहम को स्वीकृति मिली है। व्यक्ति सत्ता को प्रतिष्ठित करने का प्रयास वैयक्तिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर हुआ है। अज्ञेय और भारत भूषण अग्रवाल की कविताएं नदी के द्वीप और हम नहीं हैं द्वीप इस संदर्भ में पढ़ी जा सकती हैं। अज्ञेय की नदी के द्वीप कविता समाज के समानांतर चलती हुई व्यक्ति की व्यक्तित्व के प्रतिष्ठा करते हैं, तो भारत भूषण अग्रवाल नदी के द्वीप वाले व्यक्ति का विरोध करते हुए जीवन से भरे निर्मल सरोवर का पक्ष ग्रहण करते हैं। नदी के द्वीप की अपेक्षा सरोवर की उपयोगिता स्पष्ट है। वह प्यास के उपचार, वनस्पति के संवेदन भरे मित्र, नगर की जिंदगी के मेघ और भोली ग्रामीणों के कलश के वरदान हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो अगली जो नई कविता की प्रवृत्ति है वो है सामाजिकता और यथार्थ का ग्रहण। नई कविता एक प्रवृत्ति सामाजिकता और यथार्थ के ग्रहण से भी संबंधित है। सामाजिकता का यह स्वरूप वहीं से और उसी बिंदु से शुरू हुआ है जहां अहम का समाज और सामाजिकता में विलयन हो गया है।
भारत भूषण अग्रवाल की कविता में सामाजिक आग्रह के समक्ष अहम विसर्जित हो गया है। रघुवीर सहाय ने अहम की परिसमाप्ति के लिए विद्रोहात्मक स्वर न अपनाकर केवल व्यक्तित्व की सीमाओं के टूटने की प्रतीक्षा करती मनोस्थिति का चित्रण किया है। यह एक स्वस्थ पक्ष है जिसमें व्यक्ति अपनी व्यक्तिमता को सुरक्षित रखकर भी सामाजिकता से जुड़ा हुआ है। अज्ञेय की मैं वहाँ हूँ सागर और गिरगिट हवाएं चेतह की वर्ग भावना सटीक और शीर्षक भैया आदि कविताओं में सामाजिक जीवन की तस्वीर है। ध्यान से देखें तो सामाजिकता का यह संदर्भ नई कविता में 3 रूपों में उद्घाटित हुआ है। समाज की खोखली स्थिति के चित्रण में, सामाजिक दायित्व के रूप में और समाज कल्याण के प्रेरक तत्वों के रूप में। मानव जीवन और समाज में व्याप्त इन विविध यथार्थ रूपों का चित्र नई कविता के सामाजिक पक्ष को ही पुष्ट करता है। सामाजिक जीवन के विकृतियों, मजबूरियों और असमर्थताओं के स्पष्ट और खुले चित्र नए की ने उतारे हैं। मध्य वर्ग आज सर्वाधिक त्रस्त और संतप्त है, अतः उसी की जिंदगी का इतिहास और भूगोल नई कविता में पढ़ा, देखा और समझा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। कुल मिला के नई कविता में मध्य वर्ग लोगों के बारे में पूरी तरह से पढ़ा जा सकता है। सुबह से शाम तक कारखानों, ऑफिसों, स्कूलों और दुकानों आदि में काम करने वाला व्यक्ति जब शाम को थककर चूर हो जाता है। भारत भूषण की विद्रोह, अनंत कुमार पाषाण की बम्बई का क्लर्क में इसी जिंदगी का चित्र प्रस्तुत किया है। ये चित्र व्यक्त करते हों स्पष्टीकरण के लिए लक्ष्मीकांत वर्मा की ये पंक्तियां देखें। भर दो इस त्वचा की मृतात्मा की सुखी ठाटर में, यह घास पात कूड़ा कबाड़ सब कुछ भर दो। लगा दो नकली कौड़ियों की आंखें, कानों में सीपियाँ, पैरों में खपचियाँ। मेरी इस हृदयहीन धमनीहीन काया में सभी कुछ भर दो, ताकि मैं स्निग्ध पयमती माता के निकट अपनी चेतनाहीन पूंछ को एक स्थिति में उठा उसके वात्सल्य को, हृदय को, आकर्षण को, चेतना को सबको उभार दूं, और तुम इस गुर्दे के उपजाए स्नेह को निचोड़ कर जीवित रहो, जिंदा रहो। व्यंग्यशीलता, ठीक है फ्रेंड्स। जो अगली जो प्रवृत्ति है नई कविता की वो है व्यंग्यशीलता। सामाजिक चेतना और यथार्थवादी दृष्टि के संस्पर्श से नई कविता में व्यंग्य का अच्छा विकास हुआ है। व्यंग्य की यह प्रवृत्ति भी नई कविता की विशेषताओं में से एक है। व्यंग्य बोध वहाँ है जहाँ कवि सामाजिक स्तर पर असंतोष से भर उठा है या उसने अनुभव किया है कि जीवन में शक्ति और सत्ता का दुरुपयोग करते हुए कितने ही लोग जीवन की जाह्नवी को धुंधला कर रहे हैं। इस व्यंग्य के प्रमुख आधार ये हैं: देश की वर्तमान गतिविधि, वर्तमान वैज्ञानिक सभ्यता, युद्ध और शांति तथा युगीन विषमताओं से युक्त प्रवृत्तियाँ। ध्यान देने की बात यह है कि इस व्यंग्य में विनोद कर अमर्ष अधिक है, प्रफुल्लता नहीं, वेदना अधिक है और सतहीपन नहीं, गहराई अधिक है। ऐसा इसलिए कि नया कवि प्रश्नाहत है, पारिस्थितिक विषमताओं से संतप्त है और वर्तमान संकट को गहराई से अनुभव करता है। यही वजह है कि नए कवियों का व्यंग्य हमें कभी विषाद में डुबा जाता है और कभी वैचारिक सीमाओं पर छोड़ जाता है। स्थिति के अनुभवहीन और अभिव्यंजन में कवि की खिन्नता व्यंग्यमयी होकर विधाता और विधाता से विधायक बड़ा है, जैसी पंक्तियों में स्पष्ट हुई है। तो भवानी प्रसाद मिश्र ने आधुनिक सभ्यता पर व्यंग्य करते हुए, मैं असभ्य हूँ क्योंकि खुले नंगे पाँव पर चलता हूँ, धूल की गोदी में पलता हूँ, और आप सभ्य हैं क्योंकि हवा में उड़ जाते हैं ऊपर, आप सभ्य हैं क्योंकि आग बरसा देते हैं भू पर, जैसी पंक्तियाँ लिखी हैं। सर्वेश्वर की सौंदर्यबोध कविता में उस समसामयिक प्रवृत्ति पर भी व्यंग्य किया गया है जिसमें विवशता, भूख और मृत्यु के यथार्थ को भी दुनिया तभी पहचानती है जब वह सजा दिया जाता है। आज की दुनिया में विवशता, भूख, मृत्यु सब सजाने के बाद ही पहचानी जा सकती है। बिना आकर्षण के दुकानें टूट जाती हैं। शायद कल उनकी समाधियां नहीं बनेगी जो मरने के पूर्व कफन और फूलों का प्रबंध नहीं कर लेंगे। इसी मुद्रा गहरा अनुभव हुए स्थिति में सर्वेश्वर का कवि व्यंग्यमयी में कहीं भीतर दर्द करते हुए यह भी कहा गया है, ओछी नहीं है दुनिया, मैं फिर कहता हूँ, महज उसका सौंदर्य बोध बढ़ गया हो। ठीक है फ्रेंड्स, जो अगली जो प्रवृत्ति है नई कविता की वो है राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता।
नई कविता में राष्ट्रीयता से अंतर्राष्ट्रीयता के क्षितिजों का विस्तार हुआ है। उसमें जो व्यापक प्रवृत्तियां उभरी हैं वे समूचे विश्व को एक आंगन मानने की प्रेरणा प्रदान करती है। समाज और राष्ट्र से ऊपर उठता हुआ नया कवि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को व्यक्त कर रहा है। यही कारण है कि एक राष्ट्र का संकट, संघर्ष और सुख विश्व का संकट और सुख बनता जा रहा है। नई कविता में राष्ट्रीय भावनाओं का वाहक मानव स्वतंत्रता, राष्ट्र गौरव और राष्ट्रोन्नति की बात करता हुआ विश्व भूमिका पर आकर खड़ा हो गया है। नरेश मेहता की समय देवता कविता इसका ज्वलंत प्रमाण है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा नया कवि देश की पंचवर्षीय योजनाओं के साथ वियतनाम, चीन, अमेरिका और सोवियत संघ की नीति में भी रुचि रखता है। गिरजा कुमार की पूरब की किरण और सर्वेश्वर की काफी हाउस में मेलोड्रामा व पीस पेगोडा आदि कविताओं में अंतर्राष्ट्रीय स्वरों की अनुगूंज है। वस्तुतः नए कवि का दृष्टिकोण सीमाओं को पार करके विश्व शांति की कामना कर रहा है। कुछ एक कविताएं ऐसी भी हैं जो देश के लिए त्याग करने वाले वीरों की प्रशस्ति के रूप में लिखी गई हैं। इनमें सुभाष की मृत्यु पर धर्मवीर भारती, 2 अक्टूबर, चरित्र की केसर, गिरजा कुमार, नेहरू के प्रति हरिनारायण व्यास और यह जवाहर दीप डॉक्टर देवराज व सर्वेश्वर द्वारा लिखित लोहिया संबंधी कविताएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इस दौर की कविताओं में कुछ ऐसी भी हैं जिनमें संघर्षमयी परिस्थितियों में भी देश की स्वाधीनता को अक्षुण्ण बनाए रखने की बात कही गई है। भारती जब लिखते हैं कि कह दो उनसे जो खरीदने आए हैं तुम्हें, हर भूखा आदमी बिकाऊ नहीं होता, तब वे देश के गौरव और स्वाभिमान के सशक्त पहलू की ओर संकेत करते हैं। प्रांतीयता के भावों के पोषकों पर नया कवि व्यंग्य करता है क्योंकि यह संकीर्ण राष्ट्रीयता देश के लिए घातक है। मदन वात्स्यायन ने एक स्थान पर लिखा है, ओ मेरे अफसर, मैंने क्या बिगाड़ा था? क्या यह इतना बड़ा अपराध है कि मैं भारतीय तो हूँ पर तुम्हारे प्रांत का नहीं हूँ? जो नई कविता की जो अगली प्रवृत्ति है फ्रेंड्स, वो है राजनीतिक चेतना। नई कविता राजनीति से जुड़कर भी सामने आई है। यूँ यह आज भी विवाद का विषय है कि कविता में राजनीति किस सीमा तक आ सकती है या नहीं आ सकती है। मैं सोचता हूँ कि यदि राजनीति का अर्थ मात्र किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है तो वह कविता के काम की चीज नहीं हो सकती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में गड़बड़ की संभावना अधिक है। इसके विपरीत यदि राजनीति से तात्पर्य यह लिया जाए कि सर्जक तो सामाजिक जीवन का चितेरा होता है, तो राजनीतिक संदर्भों का किसी कविता में आ जाना बुरा नहीं है। कवि कॉन्शियस आर्टिस्ट होता है, अतः वह अपने परिवेश के प्रति भी कॉन्शियस रहता है। इस कॉन्शियसनेस में यदि उसकी निगाह राजनीति के घिनौनेपन और दुरंगे रूप की ओर जाती है तो इसे कवि की ईमानदारी ही कहना चाहिए। नई कविता में राजनीति की स्थिति ऐसी ही है। वह किसी विशेष पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता मात्र नहीं है। ठीक भी है, जिस दिन लेखक पार्टी का सदस्य बन जाता है उसी दिन उसका लेखक मर जाता है। इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। वर्तमान राजनीति ने देश को कहीं लापटका है, यह सर्वेश्वर की इन पंक्तियों से ज्ञात हो सकता है। सुनो ढोल की लय धीमी होती जा रही है, धीरे धीरे एक क्रांति यात्रा शव यात्रा में बदल रही है। सड़ांत फैल रही हैं नक्शे प्रदेश के और आँखों में प्यार के सीमांत धुंधले पड़ते जा रहे हैं और हम चूहों से देख रहे हैं। आज राजनीति मानव समाज को फुटबॉल बनाकर जो खेल खेल रही है उससे मानवता के आगे दर्जनों प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। इसका तीखा शब्दांकन श्रीकांत वर्मा की इन पंक्तियों में देखा जा सकता है। यूरोप बड़ा बड़ा रहा है बुखार में, अमेरिका पूरी तरह भटक चुका है अंधकार में, एशिया पर बोझ है घोरे इंसान का संभव नहीं है कविता में वह सब कह पाना जो घटा है 20वीं शताब्दी के मनुष्य के साथ, कांपते हैं हाथ। इस तरह के चित्र नई कविता में और भी मिलते हैं।
ऐसा नहीं है कि नया कवि चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम, अमेरिका, रूस, भारत और ईरान के संबंधों, राजनीतिक चालों को समझता नहीं है। वह सब कुछ जानता है, किंतु फिर भी वह उतना ही ग्रहण करता है जिससे कविता का स्वास्थ्य विकृत न हो। असल में नई कविता राजनीति के पार्टी वाले रूप से अलग है। यही वजह है कि उस पर इस संदर्भ में कोई आरोप नहीं लगाया गया है। परिवर्तित मानव मूल्य। स्वातंत्रोत्तर वर्षों में काफ़ी कुछ बदला है। मानव मूल्यों का नए संदर्भों में विकास हुआ है। जीने का अटूट मोह, प्राचीन मर्यादाओं के ध्वंस पर नई प्रस्थापनाएं, मुक्ति के लिए छटपटाहट भरा आग्रह, मानव स्वाभिमान, स्वतंत्र बोध, प्रत्येक प्रस्थापित सत्य को बुद्धि द्वारा परीक्षित और पुनर्परीक्षित करने की भावना एवं अस्तित्व के प्रति सचेतन दृष्टि आदि ऐसे ही मानव मूल्य हैं जो आज़ादी के बाद के भारत में विकसित हुए हैं। स्त्री पुरुष के संबंधों में भी पर्याप्त अंतर आया है। इस अंतर को डॉक्टर जगदीश गुप्त के काव्य संग्रह युग्म में देखा जा सकता है। स्त्री पुरुष का पूर्ण साहचर्य युग्मता के रूप में ही होता है। आज के युग की यही मांग है। किरण जैन की पंक्तियां गौरतलब हैं जिनमें कहा गया है, संभोग के बाद बिस्तर से उतरकर मैं केवल एक संज्ञा हूँ जिसमें दो चार विशेषण जुड़े हैं, कुछ क्रियाएं लगी हैं। मैं अनेक बच्चों में एक दो की माँ हूँ, सब औरतों जैसी एक औरत हूँ, एक जीवित कुंठा हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि नारी और पुरुष के संबंधों से जुड़े मूल्यों में काफ़ी परिवर्तन आया है और आ रहा है, और इस सबको नई कविता में वाणी दी गई है। कुंवर नारायण की कुछ नहीं वाली पहेली में जीवन को मुक्त भाव से जीने और जिजीविषा को ही मूल्य मानने का भाव दिखाई देता है। वे कहते हैं, अभी अभी तो जूझ लेने का प्रलोभन, शून्य से भी जूझ लेने का नियोजन, फिर कभी क्या मिल सकेगा जिंदगी में, जिंदगी से भी बड़ा कुछ। नीति और सुपरमैन के इच्छा इंगितों पर चलने वाला मानव आज सभी बंधनों को तोड़कर मुक्ति का आग्रही हो उठा है। ये कि पश्चिम के जनसमूह और केदारनाथ सिंह की माटी को हक दो कविताओं में यही मुक्ति कामना प्रतिबिंबित हुई है। एक गति जो विवश चलती है, इसलिए कुछ करने नहीं देती, स्वतंत्रता के नाम पर मारते हैं मरते हैं। अज्ञे ठीक है, में मुक्ति की ओर ही संकेत करता है। केदारनाथ सिंह ने तो मुक्ति को ही मानव का प्राथमिक और सर्वोपरि हक माना है। नई कविता मानव स्वाभिमान की रक्षा करते हुए मानव अनुभूतियों को उनके परिवेश में चित्रित करती हैं। आत्मजयी का नचिकेता इसका उदाहरण है, जो जीवन का विरोध नहीं करता है अपितु उस विचारण का विरोधी है जो जीवन को संकीर्ण परिधि में बांध देती हैं। इसी क्रम में संशय की एक रात के राम भी स्वाभिमान की रक्षा और सामूहिकता के लिए युद्ध की स्वीकृति देते हैं। अनंत सूर्यों को एक संभावना की तरह घटित हो जाने दो, अपने पाथरत्व में वैभव है ओशिला, यह घटना ही सूर्यत्व दे जाए। इसी प्रसंग में यह भी उल्लेखनीय है कि नई कविता में मानव विशेषता को एक महत्वपूर्ण मूल्य स्वीकार किया गया है। नए कवियों की दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति विशिष्ट है, वह भीड़ मात्र नहीं है। भीड़ में रहकर भी वह अपनी पहचान लिए हुए हैं। संशय की एक रात के राम सृष्टि के विनाश को बचाने के साथ साथ मानव के भीतरी विशिष्ट सत्य को भी बचाने की बात कहते हैं। मानव विशिष्टता के पक्षधर राम का यह कथन देखिए, मैं सत्य चाहता हूँ, युद्ध से नहीं, खड़ग से भी नहीं, मानव का मानव से सत्य चाहता हूँ। मैं युद्ध को बचाना चाहता रहा हूँ बंधु, मानव में जो श्रेष्ठ विराजा है उसको ही जगाना चाहता रहा हूँ। आत्मजयी का नचिकेता भी मानव विशिष्टता को जीवन की अनिवार्यता मानता है, तभी तो वह कह गया है, केवल भौतिक शर्तों पर ही जीवन कोई सांत्वना नहीं, वह जीना मरने से बदतर, जिसमें कोई वैशिष्ट्य नहीं, कल्पना नहीं। इस प्रकार स्पष्ट है कि नई कविता में नए मानव मूल्यों का विकास हुआ है। सौंदर्य चेतना, ठीक है फ्रेंड्स। अगली जो नई कविता की जो प्रवृत्ति है वो है सौंदर्य
चेतना। नई कविता में जो सौंदर्य चेतना विकसित हुई है उसमें प्रकृति और नारी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नई कविता में चित्रित प्रकृति की अनेक विशेषताएं हैं। कुछ तो ऐसी हैं जो समकालीन परिवेश की जटिलता के कारण मानव मन को विमुग्ध और विमोहित कम करती हैं, सोचने विचारने को प्रेरित अधिक करती हैं। इसके विपरीत कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जिनमें प्रकृति की विविध छवियों का रूपांकन अधिक किया गया है। हिमबिद्ध नई कविता का प्रकृति काव्य है। जगदीश जी के पास भावुक की कल्पना और चित्रकार का शिल्प है और इन दोनों के योग से बने बिंब न केवल उल्लेख हैं अपितु रेखांकित करने योग्य हैं। हिमबिद्ध की कविताओं में हिमानी प्रकृति की आंखों देखी टटकी छवियों की अनुभूति परक प्रतीतियों के शब्द बिंब हैं। ये बिंब प्रकृति की अनाघ्रात छवियों, मंत्रपूत पावनता और अचुंबित सौंदर्य संवेदना को उजागर करते हुए कवि के सांस्कृतिक बोध को भी अभिव्यक्त करते हैं। कवि जब कहता है कि दूध के अधूगे दांत से कोर हिमशृंग की फूटी फिर उस स्लेटी बादल की ओर से, जाने कब बादल की सीप ने नभ के उस अंधियारे कोने तक मोती सी चांदनी उलीच दी। कुरकुरी शिखरों पर टिके शाह बादल की परछाई आंखों में काजल सा पार गई, तो उसकी प्रकृति संवेदना के बिंब पाठ की संवेदना में उतर जाते हैं। जगदीश गुप्त की प्रकृति न केवल क्रियाशील है अपितु कवि मानस में जन्मे भावों की धारिका भी है, संवाहिका भी है। प्रकृति रमणीक है। कविता में प्रकृति के 3 रूप तो साफ है ही, और भी अनेक रूप संकेती लगते हैं। प्रकृति को दूध भरी वत्सलता से भीगी आंचल पसारती माता, स्निग्ध रश्मि राखी के बंधन बांधती निर्मल सहोदरा व बाहों की वलरी से तन तरु को रोम रोम कसती प्रणयिनी कहकर अंत में उसे शांत देव प्रतिमा कहा गया है। ध्यान रहे कि नई कविता की प्रकृति परक दवियों में नगरीय, ग्रामीण और आंचलिक सभी तरह का परिवेश प्रस्तुत किया गया है। लोक सशक्ति के कारण नई कविता का प्रकृति पक्ष अधिक प्रभावी और आकर्षक है। प्रकृति की विविध छवियों के अंकन में जगदीश गुप्त, शमशेर, अज्ञेय और नरेश की कविताओं का विशेष महत्व है। उदाहरणार्थ ये पंक्तियाँ देखिए। प्रात नभथा छत शीला शंखम, जैसे भोर का नस राख से लिपा हुआ चौका अभी गीता पड़ा है। शमशेर। बादलों की झील के ऊपर खिला शिखरों का कमल वन, भोर ने भरमूठ कुमकुम किरण केसर इस तरह फेंकी, वनों की गहन पुरीन पात सारे रंग उठे। जगदीश गुप्त। प्रकृति वर्णनगत नवीनता वहाँ देखी जा सकती है जहाँ कवि शहर की भीड़ भाड़ से निकलकर बाहर आकर मुक्ति की सांस लेता है और कवि व्यापक प्रकृति के भाव में लोन या ओघन में लगी फूल पत्तियों, गमलों के गुलाब या 2-4 गज जमीन के टुकड़े में बिखरी प्राकृतिक सुषमा के खंड चित्र प्रस्तुत करता है। शमशेर और नरेश इस क्षेत्र में अग्रणी है। इतने पर भी यह सच है कि नई कविता की प्रकृति आकृष्ट कम और सोचने के लिए अधिक बाध्य करती है। युग की यथार्थता का जादू चढ़ते ही प्रकृति की सारी रोमानियत हवा हो गई है। भारती का कवि यदि अनुभव करता है कि सांझ होते ही हंसों सी दोपहर अपने पंख फैलाकर नीले कोहरे की झीलों में उड़ जाएगी, फिर तिल तिल कर पकने के अतिरिक्त और चारा भी क्या है, तो अज्ञेय का कवि यह लिखता है। पार्श्वगिरी का नम्र चीड़ों में डगर चढ़ती उमंगों सी, बिछी पैरों में नदी झों दर्द की रेखा, विहग शिशु मौन नीड़ों में मैंने आंख भर देखा। बावरा अहेरी की कविताओं में भी प्रकृति के साथ युगव्यापी विषम स्थितियों के प्रति व्यंग्य दिखाई देता है। चैत की बहकी हवाओं के चित्रण में कवि हवाओं की मस्ती और खेतों की फसल का बिंब देखकर महाजन के ऊपर व्यंग्य करता है। नई कविता का प्रकृति परक दृष्टिकोण में एक नवीनता आंचलिकता को लेकर है। आंचलिक प्रकृति को व्यक्त करने वाली कविताओं में स्वप्निल वातावरण की गहराई प्रभावित करती हैं।
केदारनाथ सिंह के लोकगीतों की धुन पर सजी कविताओं की प्रकृति में टहनी के टेसू पतरा गए, पंखड़ी को पात नए आ गए, धान उगेंगे प्राण उगेंगे, रात पिया पिछवाड़े पहरू ठनका गया आदि का समावेश बड़ी मधुर व्यंजना के साथ हुआ है। भवानी प्रसाद मिश्र के पी के फूटे आज प्यार के पानी बरसारी, केदार अग्रवाल की धीरे उठाओ मेरी पालकी, भारती की घाट के रास्ते, बोवाई के गीत और सर्वेश्वर की सावन के गीत, बंजारे का गीत और आंधी पानी आया आदि कविताओं में प्रकृति की यही विशेषता मिलती है। नई कविता के लोक जीवन संपृक्त प्रकृति चित्रों में शब्द, लय और दृश्यों की तो रक्षा की गई है। एक जीवन भी अपने असली रंग रोगन के साथ आ गया है। अगली जो नई कविता की जो प्रवृत्ति है वो है नई कविता में नारी। ठीक है, नई कविता में जो नारी चित्रित की गई है वह मध्यवर्गीय नारी है। यूँ कतिपय आदर्श हिंदू नारियों के भी चित्र देखने को मिलते हैं, परंतु सर्वत्र नारी का बौद्धिक, स्वतंत्र और जागरूक व्यक्तित्व ही विश्लेषित हुआ है। अतः नई कविता में चित्रित नारी भावना के आधार पर यही प्रवृत्ति उभर कर सामने आती है कि विवेकशीलता, जागृति, समानाधिकार भावना और पुरुष के प्रति किए गए समर्पण के बावजूद उसमें तन मन की तुष्टि की प्रवृत्ति है। अपने आधुनिक रूप में नारी समर्पित भी हैं, लुटते भी हैं, किंतु पुरुष को लूट लेना भी चाहती हैं। जहाँ कहीं आदर्श नारी है वहाँ भी वह अपने प्रति सजग हैं। उसकी यह जागरूकता और विवेक वृत्ति उसके स्वभाव और आचरण दोनों से प्रमाणित होती हैं। उसमें गहरी जिजीविषा है, वह प्रेम रस पीने पिलाने को भी आतुर रहती हैं, तो फरेब खाने और खिलाने को भी। यही कारण है कि वह यह कहती है, रोज रोज के प्रशासकीय पचड़ों को बख्श देना क्या जिंदगी की बर्बादी नहीं है। इतना ही नहीं, जो नारी सर्वेश्वर के यहाँ सुहागिन का गीत गाती हैं, धर्मवीर भारती के यहाँ जो पूजा सा सरल निष्काम रूप और भाव लिए हुए हैं, वही जीवन की यथार्थता के प्रवाह में पढ़कर जीवन की सहज स्थितियों को सकारती हुई दिखाई देती हैं। आज हम दोनों को जाने की जल्दी है, तुम्हारा बच्चा भूखा होगा और मेरी सिगरेटें खत्म हो चुकी हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि नई कविता में नारी तन मन और बुद्धि की त्रिवेणी में स्नान करती हुई आनंद, भोग, विवेक और यथार्थ की ठोस जमीन पर खड़ी है। वह मुख्यतः भोग्या है, मोहिनी है, आदर्श से परे यथार्थ की प्रतिकृति है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक बस यहीं तक। ठीक है, नई कविता और समकालीन कविता और उसकी जो सारी प्रवृत्तियां हैं उसको हमने देखा है आज। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।